हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चलो आज क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 से। तो चलो 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। इसमें हमें क्या बताया गया कि प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टू द कॉन्टैक्ट एट ए सेंटर। यानी कि हमें क्या बताया गया है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर O है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लेते किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं यानी कि कुछ इस तरह से, और टेंजेंट्स के नाम रख लेते हैं चलो PA एंड PB। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे A और B। तो क्या बताया गया है कि जब इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यानी जो हमारे रेडियस होंगी वो दोनों, तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई, इन दोनों के बीच के जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है एक सेंस में। चलो अगर हम एक एंगल का नाम x रख लेते हैं और एक का नाम अगर y रख लेते हैं, तो कुल मिलाकर हमें प्रूव ये करना है कि एंगल x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वही तीनों चीज़ लिखते हैं, गिवन, टू प्रूव और उसका प्रूफ। तो गिवन में हमारे पास क्या है वो लिखते हैं, फिर इसका जो टू प्रूव हमें करना है वो, और फिर इसका करते हैं प्रूफ। अब गिवन में हमारे पास क्या है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये उसने डेफिनेशन में ही बताया है कि PA एंड PB क्या हमारे पास टेंजेंट्स। क्लियर? और प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल, और अगर हमने उनके नाम रख लिए तो प्रूफ हमारा सिंपल है कि x प्लस वाई कितना होगा हमारा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री की यही सेंस होगी कि उन दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए 180 डिग्री। तो चलो अब इसका प्रूफ करते हैं, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ध्यान करो, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि ये एंगल कितने का डिग्री का होगा, ऑलवेज 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए। ठीक है, फिर इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, और 360 डिग्री। तो उससे पहले एक बार ये लिख देते हैं कि सिंस एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PBO भी कितने का होगा 90 डिग्री। रीजन, रेडियस हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ऐसा हो रहा है। और क्योंकि चारों एंगल्स का सम कितना होगा, यानी 90 प्लस वाई प्लस 90 प्लस एक्स जो है हमारे पास कितनी डिग्री का होगा 360 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो अगर इन चारों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इस इक्वेशन को हम थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 90 प्लस 90 कितना होगा 180 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, कितना बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हैंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो दिस मीन्स कि एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? हैंस द प्रूफ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बताया गया है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी कि हमें ये गिवन है यहाँ पर कि एक सर्कल को अगर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है तो वो हमेशा एक रोम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि कुछ इस तरह से कंडीशन है कि अगर एक पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब करता है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हो कुछ इस तरह से। क्लियर? इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लेते हैं A B C एंड D, और जो हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनके नाम भी रख लेते हैं, मान लेते हैं P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S।
तो वही तीनों चीज़ लिखते हैं, हमें जो गिवन है यहाँ पर वो चीज़ हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, और फिर इसका करते हैं प्रूफ। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ देखो। सबसे पहले हमें ये गिवन है यहाँ पर कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और साथ के साथ वो सरकमस्क्राइब भी करता है, यानी कि सरकमस्क्राइबिंग द सर्कल। ये हमें गिवन है कि वो सर्कल को सरकमस्क्राइब भी करता है, यानी कि आउटर बाउंड्री से उसको टच करता है। दूसरा प्रूव ये करना है हमें कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले, इसके प्रूफ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलो एक बार वो चीज़ समझते हैं इस प्रूफ से पहले। क्लियर? देखो, अब एक पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं हमेशा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी। क्लियर? और रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में चारों साइड से इक्वल होती हैं, यानी कि कुछ इस तरह से कि उनकी एडजेसेंट भी और अपोजिट भी क्या होती हैं, इक्वल। ये हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम, और ये क्या होता है हमारा, रोम्बस। क्लियर? ये चीज़, ये डिफरेंस हमें क्लियर हो ऑलरेडी, तो हम आगे कंटिन्यू इजीली कर सकते हैं। तो अब अगर हमें ये बता रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, और हमें प्रूव ये करना है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि किसी तरह हम ये प्रूव कर दें कि ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा तो रोम्बस हो जाएगा। क्लियर? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज, इसका क्या मतलब होगा अगर वो पैरेललोग्राम है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा और दूसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन है इसलिए। और रोम्बस प्रूव करना है, इसका क्या मतलब होगा कि उसके एडजेसेंट भी इक्वल हो, यानी कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए डी। जैसे ये इसकी इक्वल हो जाएगी तो ये रोम्बस हो जाएगा, बस यही डिफरेंस था उन दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज करते हैं कि इस ए पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींची गई हैं जो दोनों क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2। सिमिलरली ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होंगी और सिमिलरली ये टेंजेंट्स भी क्या होंगी, इक्वल। उन्हीं को लिखते हैं ज़रा एक बार, यानी कि सिंस ए पी इज इक्वल टू बी पी, सॉरी ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एस, यानी कि लॉजिक वही लिखेंगे हम कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी तरह से लिखते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या लिख देते हैं हम, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और दूसरा फिर सी पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कि इसी तरह से हो जाएगा हमारे पास ए पी इज इक्वल टू एस, और डी पॉइंट से देखें तो डी आर और डी एस भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि डी आर इज इक्वल टू डी एस। यहाँ तक की बात क्लियर है? वही चारों इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, इन चारों का लॉजिक क्या है, वही थ्योरम हमारी 10.2, यानी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्योंकि वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और इन चारों इक्वेशंस को अब ऐड कर देते हैं एक बार, यानी कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस।
क्लियर। और यूजिंग द सेम लॉजिक जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में किया भी था, क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी तरह से हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ए पी प्लस बी पी जो होगा वो हमारे पास ए बी के इक्वल होगा। ए बी प्लस ये हमारे पास सी डी साइड हो जाएगी, और ए एस और डी एस मिलकर ए डी, और ये हो जाएगी बी सी, यानी कि बी सी प्लस ए डी, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब जो गिवन कंडीशन थी हम उसका यूज़ करते हैं। हमें क्या बताया गया था कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी सी है। ए बी क्या है, डी सी। और हम प्रूव क्या करना चाहते थे कि ए बी और ए डी इक्वल आ जाए, ए बी और ए डी इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ से ए बी को भी चेंज नहीं करेंगे और यहाँ से ए डी को चेंज नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग है उनको चेंज कर देते हैं। हमें उनके लिए रिलेशन पता है कि जो सी डी थी हमारे पास साइड वो ए बी के इक्वल है, लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू ए बी गिवन था ये हमें। दूसरा जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पर ए बी को तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि तो हमें ऑलरेडी चाहिए था। तो ए बी प्लस सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी। अब ध्यान करो, ए बी प्लस ए बी क्या होगा हमारे पास, 2ab इज इक्वल टू 2ad। 2 से 2 कैंसिल, क्या प्रूव हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी। और ए बी इज इक्वल टू ए डी का मतलब क्या हुआ कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हुई। तो एडजेसेंट इक्वल तो अपोजिट तो पहले इक्वल थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस हो जाएगा हमारे पास। समझे बात को, तो हैंस प्रूव्ड, और यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को कंटिन्यू करते हैं, और ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना ज़रा। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। हमें क्या बताया गया है, ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक ट्राइंगल उसको सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हम समझते हैं अब अच्छी तरह से, यानी कि उसको आउटर बाउंड्री से टच करता है एक ट्राइंगल, और कुछ इस तरह से टच करता है। हमें डायग्राम भी गिवन है उसका कि ये हमारा कोई ए पॉइंट है, यहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये दूसरी साइड है उसकी, और ये क्या हो जाएगी उस ट्राइंगल की थर्ड साइड, कुछ इस तरह से पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट बी, और दिस इज पॉइंट सी। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमें गिवन है यहाँ पर, कितना है, डी। और ओबियसली ये हमारी रेडियस होगी जो कि टेंजेंट पर 90 डिग्री पर भी होती है। चलो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं डी, ई और एफ। ये भी हमारी रेडियस ही होंगी जो कि टेंजेंट पर क्या होती हैं, 90 डिग्री पर होंगी। और इन सभी की वैल्यू 4 है, 4 और 4 होगी। उसने ऑलरेडी बताया हमें कि उस सर्कल की रेडियस कितनी थी, 4। इसके अलावा हमें क्या बताया है कि सर्कल सच दैट द टेंजेंट सच दैट the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 cm and 6 cm respectively। यानी कि हमें गिवन है कि जो ये लेंथ है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, सॉरी ए सी एंड ए बी, ये दोनों निकालनी है हमें। क्लियर। तो हमें जो गिवन है वो लिखते हैं एक बार। हमें गिवन क्या है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमें गिवन है सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमें गिवन है। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर ये डिस्टेंस सी डी 6 सेंटीमीटर है तो जो सी एफ डिस्टेंस होगा वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, यूजिंग द लॉजिक ऑफ थ्योरम 10.2। अगर हम ध्यान दें तो सी डी और सी एफ, इस सी पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉन की गई दो टेंजेंट्स हैं, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल, और इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, हमेशा इक्वल। अगर ये 6 तो ये भी कितनी होगी हमारे पास, ये डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर। अब हमें अगर ए बी और ए सी साइड निकालनी है तो उसके लिए अगर हमें एक टेंजेंट
ये साइड में मिल जाए, अगर मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है अगर हमारे पास, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, तो हमें एक मिलते ही दोनों खुद भी मिल जाएगी, यानी कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन में किसी तरह से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब तो जैसे ही हम x को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ए बी और ए सी साइड को इजीली बता सकते हैं कि वो क्या होगी। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो भी दो टेक्निक से, और बाद में उन दोनों एरियाज को इक्वल रख देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स मिलता ही क्वेश्चन सोल्व। और वो दो टेक्निक कौन सी होगी वो आपको पता है ऑलरेडी। एक तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, जब हमें उसके तीनों साइड्स पता हों जब। दूसरा, हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल ए बी सी का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें इसकी तीनों साइड्स के मेजर कंप्लीटली पता हो तो कर सकते हैं। मुझे बता सकते हो इस ट्रायंगल की ये कंप्लीट साइड कितनी होगी, 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट साइड बता सकते हो, ये कंप्लीट साइड होगी हमारे पास x + 8, और ये कंप्लीट साइड हमारे पास कितनी होगी, x + 6। क्लियर यहाँ तक की बात, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हीरोन फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, यानी कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है हमारे पास, अंडर द रूट s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर s क्या होता था हमारे पास, s होता था सेमी पैरामीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहाँ ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। तो हमें साइड्स यहाँ पर पता है तीनों, 14 सेंटीमीटर, एक हमारी है x + 8 सेंटीमीटर, और एक हमारी है x + 6 सेंटीमीटर। तो हम s कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देयरफॉर s क्या हो जाएगा, 14 + x + 8 + x + 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ अगर हम ध्यान दें तो कितना हो जाएगा ये, 2x + 14 एंड 14 28 बाय 2, यानी कि आंसर आ जाएगा, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x + 14 ही आ जाएगा सेमी पैरामीटर। कितना आ जाएगा, x + 14, s की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर द रूट s का मतलब समझे, s का मतलब हुआ x + 14 और फिर s माइनस ए। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार s लिख लेते हैं हर ब्रैकेट में, यानी कि s मतलब x + 14, तो तीनों जगह पर लिखा जाएगा, और उसके बाद माइनस ए मतलब अगर हम 14 को बोले तो -14, यहाँ पर -b का मतलब दोनों से माइनस होंगे, -x और -8, और यहाँ पर -x और -6, इस तरह से हम माइनस कर देते हैं। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, देखते हैं ज़रा, देखो x + 14 इंटू, यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर भी x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर 14 - 8 यानी कि 6, और यहाँ पर 14 माइनस यानी कि 8। तो कुल मिलाकर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 48x इंटू x + 14 इतने स्क्वायर यूनिट्स, यानी एक तरह से ये हमारे पास एक स्टार इक्वेशन मान लेते हैं इसको। और इसी तरह से अब हम इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया एक और टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे, और बाद में इन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। और अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो हम इस कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल।
तो इसका एरिया क्या होगा कि हाफ इंटू बेस यानी कंप्लीट साइड इंटू इसकी हाइट, हाइट मतलब क्या है हमारे पास 4। और इसी तरह से जब हम ओ को ए से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल कुछ ये होगा, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी, और इसी तरह से एक ट्रायंगल क्या होगा ए ओ सी। तो अगर हम ध्यान दें, हम इन तीनों ब्लैक ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं तो वो भी तो हमारे ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस 14 है, उस ट्रायंगल के लिए बेस x+8 है, और इस ट्रायंगल के लिए बेस x+6 है, और इन सब की हाइट 4 सेंटीमीटर ही है। तो हम अब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल ही होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। क्लियर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा कि हाफ इंटू बेस, बेस है उसका x+8, हाइट कितनी है 4, प्लस हाफ इंटू बेस, हमारे ए ओ सी ट्राइंगल का जो बेस है वो है हमारे पास x+6 इंटू हाइट उसकी 4, प्लस हाफ इंटू बेस यानी कि है 14 और हाइट है उसकी भी 4। क्लियर। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर 2 से ही ये 4 को कैंसिल कर देते हैं हर जगह पर, तो क्या होगा हमारे पास बच जाएगा 2x+16, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ के साथ, प्लस 2x+12, 2 इंटू 6 प्लस 28, 14 इंटू 2। और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2x और 2x हो जाएगा हमारे पास 4x, प्लस और 16 और 28, 16 और 12, 28 और 28 हो जाएगा 56। क्लियर। और यानी कि ये हमारा आंसर होगा इतने स्क्वायर यूनिट्स, और इसको मान लेते हैं हम डबल स्टार इक्वेशन एक तरह से। तो अब अगर हम ध्यान दें तो दोनों के दोनों जो आंसर्स आए हैं वो हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ही, तो दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल भी होंगे, यानी कि अब दोनों आंसर्स को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इक्वेटिंग स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन। और जैसे ही हम इनको इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है देखते हैं जरा, देखो, यानी कि अंडर द रूट 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से x+14। देखो रूट को गायब करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं कुछ इस तरह से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा स्क्वेयर से रूट कैंसिल और यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा फिर, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16 इंटू x+14 का स्क्वेयर। ध्यान करो एक x+14 भी यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 16 से 48 भी कैंसिल हो जाएगा 3 पर, तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या बच गया कि 3x इज इक्वल टू x+14। और यहाँ से अगर हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 14, यानी कि इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7। और जैसे x की वैल्यू 7 मिलती है हमें तो फिर हम दोनों साइड्स बता सकते हैं, एक साइड हो जाएगी 15 और एक साइड हो जाएगी 13, और ये हमारा क्वेश्चन डन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलती है। फाइनली हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो चलो इस एक्सरसाइज का 13th और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और 13th क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी अगेन सिचुएशन कुछ सेम है कि एक सर्कल गिवन है और एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो हम इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक
क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं ज़रा कुछ इस तरह से। क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लेते हैं ABC&D। जो हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं उनके नाम रख लेते हैं हम उसी तरह से, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S। सेंटर का नाम O रख लेते हैं। और जैसे हम इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगी। रेडियस टेंजेंट पर ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। कुछ इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं उनको, ये सिचुएशन हो जाएगी। और हमें अब प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। मतलब अगर हम बात करें साइड ए बी की, तो ए बी साइड सेंटर पर AOB एंगल सबटेंड करती है, और दूसरी साइड COD जो CD साइड है वो सबटेंड करती है एंगल COD। और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। हमें ये शो करना है यहाँ पर कुल मिलाकर। चलो वो तीनों चीज़ें लिखते हैं हम। एक तो हमें जो गिवन है वो, दूसरा जो हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं टू प्रूव, और फिर इसका लिखते हैं प्रूफ। इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, क्लियर। तो सबसे पहले गिवन में तो ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है हमें कि एंगल AOB प्लस एंगल जो अपोजिट साइड सबटेंड करेगी COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और दूसरा इसी तरह से एंगल BOC इज इक्वल टू प्लस एंगल AOD, ये भी कितना होगा हमारे पास, इन दोनों का सम भी 180, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। कोई नहीं, पहले हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं, बाद में दूसरा उसके साथ ही हो जाएगा, यानी कि दोनों एक साथ होंगे। और यहाँ पर लॉजिक अगेन सेम यूज़ करेंगे हम कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी और फाइनली इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। तो जैसे हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि अगर ये एंगल x डिग्री का होगा तो ये भी कितने का हो जाएगा, x। ये y तो ये भी y, ये z तो z, ये w तो ये w। तो मान लेते हैं ये एंगल अगर w का है तो ये भी w, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, और ये z तो ये भी z। सारे प्रूव हो जाएंगे। एक को कर देते हैं, बाकियों को हम सिमिलरली लिख सकते हैं। फिर कैसे, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को अगेन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ऑन द सेम लाइंस। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल हैं वो हम यूज़ करते हैं। एक तो हमें गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का, यानी कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा हमें क्या गिवन है कि दोनों रेडियाई भी हैं, यानी कि OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू R, यानी कि रेडियाई ऑफ सर्कल, इसलिए। और तीसरा हमारे पास AO इज इक्वल टू AO, यानी कि ये हमारी कॉमन साइड है, इसलिए। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ASO। और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS। और चलो उस एंगल का नाम हम W बोल देते हैं उसको, से वो कितना हमारे पास W। और फिर बाकियों को हम प्रूव नहीं करेंगे, उनको हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि ऑन सिमिलर लाइंस। हम हर एक के लिए काम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट करेंगे नहीं, कभी भी लिख देंगे कि सिमिलरली हमें
जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल मिले हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल मिल जाएंगे, यानी कि इसका नाम क्या होगा कि एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। इसको मान लेते हैं एक्स से, क्या बोल देते हैं इसको, एक्स बोल देते हैं। इसी तरह से एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल आर ओ सी इज इक्वल टू वाई, इसको भी वाई बोल देते हैं चलो। और इसी तरह से एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल एस ओ डी उसको बोल देते हैं जेड। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सा लॉजिक ये समझते हैं कि इन सभी एंगल्स का सम एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करते, तो इन सभी का सम कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री। तो सिंस यानी कि सभी एंगल्स यानी कि x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो सारे डबल हैं तो इनको 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z और 2w पहले भी लिख लेते हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। 360 होगा, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, क्या बचेगा w प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 360। और बाद में जब 2 को नीचे लेके जाएंगे वहाँ पर डिवाइड में, तो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। अब ये हमारे पास एक तरह से मान लेते हैं स्टार इक्वेशन आ जाती। अब इसका यूज़ करके हम दोनों रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते। जैसे अगर हम फर्स्ट रिजल्ट पर ध्यान दें तो हमें क्या चाहिए कि एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180 के इक्वल आना चाहिए। अब ए ओ बी मतलब समझते हो कि ए ओ बी होगा डब्ल्यू प्लस एक्स, तो डब्ल्यू प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा सी ओ डी एंगल होगा हमारा वाई प्लस जेड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो बी ओ सी में क्या होगा एक्स प्लस वाई, ये रहा एक्स प्लस वाई, तो हम इसी को रीअरेंज करके सेकंड रिजल्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी भी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री की। तो हैंस प्रूव्ड, ये दोनों चीज़ें अब हम प्रूव कर चुके हैं और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।